नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि सभी मित्रों को पता होगा कि हम सब समय की क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ रहे हैं, जो कि जुलाई मंथ का है, जिसमें हम ऑलमोस्ट उसको कवर कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र योजना और विज्ञान प्रकृति की जो मैगजीन होती है, उसके हम पॉइंटर नोट्स जो भी उसमें कुछ मुख्य तथ्य होते हैं जो दिए रहते हैं क्रॉनिकल मैगजीन में, हम उनको पढ़ रहे हैं। उसकी भी एक क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर कोई मित्र पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, 14-15 क्लास में हमने अच्छे तरह से क्रॉनिकल मैगजीन को पूरा अच्छे से किया है, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं जो कुरुक्षेत्र और प्रतियोगिता दर्पण और योजना की जो मैगजीन है, विज्ञान प्रकृति की जो मैगजीन है, उसके जो कुछ पॉइंटर्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने आधा करा दिया था, अब आज की क्लास में आधा संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हम जो 100 क्वेश्चन इसके पीछे रहते हैं क्रॉनिकल मैगजीन के, 100 क्वेश्चन लगभग महत्वपूर्ण होते हैं, इसी मैगजीन में से बनाए जाते हैं, तो उसको हम करेंगे मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जिसमें 100 क्वेश्चन होगा तो हम लगभग 50 क्वेश्चन एक वीडियो में और 50 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने यहाँ तक कर लिया था, देखिए हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं कि यहाँ से हम शुरू करने वाले थे कि हरित प्रौद्योगिकी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती क्या है इसमें, ये देखते हैं। थोड़ा ब्लर है, इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, उसको आप ध्यान से भी सुनेंगे भी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक कुल कार्बन उत्सर्जन में अकेले परिवहन क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो देखिए परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 30% है और औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 24% है। कुल आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक कुल कार्बन उत्सर्जन में, ठीक है। तो परिवहन क्षेत्र की 30% और औद्योगिक क्षेत्र की 24% हिस्सेदारी है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने % है। तो ग्रीन हाउस गैसों के कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी आपकी 14 से 21% के बीच में है, 14 से 21% के बीच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन एवं वितरण की वह कौन सी व्यवस्था है जिसके उपयोग से आपूर्ति श्रृंखला पर्यावरण अनुकूल और समावेशी बनती है। तो हरित या स्वच्छ प्रौद्योगिकी। जर्नल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग रिसर्च के मुताबिक वह कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसका मुख्य लक्ष्य पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान पहुंचाए बिना समाज की आवश्यकता को पूरा करना। तो हरित प्रौद्योगिकी है वो। भारत ने ग्लासगो में आयोजित 26वें जलवायु सम्मेलन में 2030 तक कितने गीगावाट की गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो 500 गीगावाट का बिजली उत्पादन कर 2030 तक ग्लासगो के सम्मेलन में, 26वें ग्लासगो सम्मेलन में भारत ने अपना लक्ष्य रखा है, ठीक है। वर्तमान में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में किसे पायदान पर है। तो भारत विश्व में चौथे पायदान पर है, ठीक है। स्थापित जो इस समय जितना भी अक्षय ऊर्जा उत्पादन है, ठीक है। वर्तमान में भारत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः विश्व में किस पायदान पे है। देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वें और पवन ऊर्जा उत्पादन में 4थे स्थान पे भारत है। देखिए ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा हुआ, ठीक है। वह कौन सी हरित प्रौद्योगिकी है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सोलर वोल्टिक, ठीक है। भारत की पहल पर सौर ऊर्जा गठबंधन कब स्थापित किया गया। तो 2015 में सौर ऊर्जा गठबंधन को भारत और फ्रांस की मदद से स्थापित किया गया, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, गुरुग्राम में है, ठीक है। भारत सरकार ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को संबद्ध किया है। तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन मतलब PLI योजना को, ठीक है। किसने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक परिचालित किया है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में वह कौन सा मॉड्यूल है जो जमीन से प्रकाश को परावर्तित करता है। तो कौन सा मॉड्यूल है, बिफेशियल मॉड्यूल है जो जमीन से प्रकाश को परावर्तित कर देता है सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना 2023 में हुई है। स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य हरित तकनीकी के अग्रणी देशों जैसे अमेरिका, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ विकासशील देशों की साझेदारी को बढ़ावा देना। ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो हैदराबाद में। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र C-मार्ट कहाँ स्थापित किया गया, हैदराबाद में, ठीक है। ई कचरा प्रबंधन संबंधित उत्कृष्टता केंद्र में, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया।
तो 4 जनवरी 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिली है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को 1200 एकड़ जमीन पर एकीकृत हरित हाइड्रोजन केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 1200 एकड़ जमीन पर एकीकृत हरित हाइड्रोजन केंद्र का निर्माण विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, वह कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसमें उत्सर्जन स्रोतों पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, परिवहन करना और फिर इसे भूमिगत स्थान पर भंडारण करना है? तो कार्बन कैप्चर एंड भंडारण प्रौद्योगिकी। कार्बन कैप्चर एंड भंडारण प्रौद्योगिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसके माध्यम से वायुमंडल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की सहायता मिलती है? तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज हुए। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की सहायता से वायुमंडल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में सहायता मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज क्लास में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड से आज चलेंगे, उसको खत्म करना है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे आज। ठीक है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क और भारत में इसके परियोजना तंत्र का पर अध्ययन के लिए रिपोर्ट कौन सी जारी हुई थी? नीति आयोग ने। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। केंद्र सरकार ने किसको गति देने के लिए बौद्धिक संपदा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो पेटेंट आवेदन को गति देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? 2023 के नवाचार रैंकिंग में भारत 40वें स्थान था। ठीक है, अब जैव विविधता संबंधित क्या था इस मैगजीन में, आपके योजना के मैगजीन में, उसको देखते थे हम। विश्व में सबसे बड़े जैव विविधता वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, जैव विविधता स्थलीय, समुद्री और अन्य पारिस्थितिक तंत्र सहित सभी स्रोतों से जीवों के बीच कितने स्तरों पर भिन्न है? तो प्रजाति, अनुवांशिक और पारिस्थितिकी तंत्र, तीन स्तरों पे भिन्नता है। ठीक है, जैव विविधता के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से किनके उपयोग को शामिल किया जाता है? भोजन, ईंधन, चारे आदि को। ठीक है, भारत के पास वैश्विक भूमि का कुल कितने % हिस्सा है? तो 2.4% हिस्सा पूरे विश्व का क्षेत्रफल है। पूरे विश्व में भारत की हिस्सेदारी क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थानिक प्रजाति की उपस्थिति है? तो 34 हॉटस्पॉट पूरा दुनिया में। ठीक है, भारत के अंदर कितने हैं? 4 हैं। पूरा टोटल कितना है दुनिया में? 34 है। ठीक है, भारत में कुल कितने हैं? 4 हैं। भारत में चारों कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिम घाट और सुंडालैंड। ठीक है, सुंडालैंड अंडमान निकोबार वाला भाग। ठीक है, तो हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जैव विविधता कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में फैली है? कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जैव विविधता फैली हुई है? तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता हॉटस्पॉट तो 4 है, लेकिन जैव विविधता कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई है? तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, प्रजातियों की वैश्विक विलुप्ति होने के जोखिम की स्थिति में संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा सूची कौन तैयार करता है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा। रेड डाटा सूची को संकेतकों के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? संकेतकों के आधार पर रेड डाटा श्रेणी को 9 में किया गया। वल्नरेबल और एंडेंजर्ड बहुत सारे आते हैं ना, उसमें 9 श्रेणियों में किया गया है। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली और रिमोट सेंसिंग। भौगोलिक सूचना प्रणाली रिमोट सेंसिंग तकनीकी है जो जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी प्रणाली है जो सभी प्रकार के डेटा का निर्माण, प्रबंधन, विश्लेषण और मानचित्रीकरण करती है? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन विभिन्न पौधों और प्रजातियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो पुनर्जन्म, पर्यावास और स्थानों से ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल प्रबंधन संबंधित क्या दिया हुआ था इस मैगजीन में योजना के, इसको देख लेते हैं आप। ठीक है, तो जल संबंधित क्या था? देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति पानी की वार्षिक उपलब्धता वर्ष 2050 तक घटकर कितने घन मीटर हो जाएगी? तो 1140 घन मीटर हो जाएगी। 1140 घन मीटर प्रति व्यक्ति पानी की वार्षिक उपलब्धता 2050 तक हो जाएगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति कितने घन मीटर का से कम जल उपलब्धता को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जल की कमी मानते हैं? तो 1000 घन मीटर से कम की हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसको जल की कमी मानते हैं। नीति आयोग के अनुसार 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, जिससे देश की GDP लगभग कितने % की हानि होगी? तो 6% की हानि होगी। 2030 तक पानी की आपूर्ति दोगुनी हो जाएगी तो 6% की देश की GDP को हानि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहा बायो रिएक्टर का संबंध किससे है? तो अपशिष्ट जल उपचार से। बायो रिएक्टर का संबंध किससे है? अपशिष्ट जल उपचार संबंधित है। ठीक है। अपशिष्ट जल उपचार हेतु बायोफिल्म बनाने के लिए बायोफिल्टर पर किसके निर्माण की अनुमति दी जाती है? तो बैक्टीरिया के निर्माण की अनुमति दी जाती है फिल्टर करने के लिए। वह कौन सी तकनीक है जिसमें खतरनाक प्रजातियों को हटाने या विषाक्त पदार्थों को कम करने, गैर विषैले पदार्थों को परिवर्तित करने के लिए अपशिष्ट जल स्थानों पर सूक्ष्म जीवों को अप्लाई किया जाता है? तो बायो रेमेडिएशन द्वारा अपशिष्टों को अपशिष्ट जल को स्वच्छ किया जाता है बैक्टीरिया की मदद से। बायो रेमिडेशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोड की मदद से अपशिष्ट जल में करंट प्रवाहित किया जाता है? तो इलेक्ट्रोविनिंग के माध्यम से अपशिष्ट जल में करंट प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रोविनिंग के माध्यम से अपशिष्ट जल से किन धातुओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोविनिंग के माध्यम से अपशिष्ट जल से तांबा, निकेल, चांदी, सोना, कैडमियम, बिस्मथ, कोबाल्ट को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन से धातु हैं? तांबा, निकेल, चांदी, सोना, कैडमियम, बिस्मथ और कोबाल्ट। ठीक है। सिंगापुर में प्रयुक्त जल प्रबंधन के लिए एक विशाल भूमिगत सुपर हाईवे को क्या कहा जाता है? डीप टनल सीवेज सिस्टम। जल प्रबंधन के लिए एक विशाल भूमिगत सुपर हाईवे को क्या कहा जाता है? डीप टनल सीवेज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सतत कृषि के संबंध में क्या दिया था योजना में? ठीक है, इसको देखते हैं। एक सेकंड रुकेंगे। सतत कृषि के संबंध में क्या? देखिए, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने या बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए बदलती मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों को सफल प्रबंधन क्या कहलाता है? सतत कृषि कहलाता है। तो ये तो आपको पता है। कृषि में हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके अपनाने अवसर प्रदान करता है? तो उपज बढ़ाने। सब तो है, आपको पता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट और जैविक कीट नियंत्रण जैसी तकनीक पर निर्भर करने वाले कृषि क्या कहलाती है? जैविक खेती कहलाती है। आपको बताइए, वह कौन सी कृषि है जो एक ही भूमि पर पेड़ों और फसलों या पशुधन के साथ एकीकृत करती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है? तो कृषि वानिकी है। वह कौन सी कृषि प्रबंधन है जिसमें रासायनिक कीट नियंत्रण के लिए एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान किया जाता है? तो एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है। सौर फोटोवोल्टिक तकनीकी किनका उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो अर्धचालकों का उपयोग करके। वो कौन सी तकनीकी है जो कृषि अपशिष्ट का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा और उर्वरकों के उत्पादन के लिए करती है? तो बायोगैस तकनीक है। ठीक है। बायोगैस तकनीक किसका उपयोग करके कृषि अपशिष्ट को ईंधन और उर्वरक में बदल देती है? तो अवयवी एनारोबिक डाइजेशन की वजह से। ठीक है। वह कौन सी सामान्य कृषि पद्धति है जिसमें जानवरों को खिलाने के लिए फसल अवशेषों का उपयोग करना और फसल उगाने के लिए उर्वरक के रूप में उनके मल का उपयोग करना शामिल है? तो क्या है? मिश्रित कृषि। वह कौन सी प्रौद्योगिकी है जो फसल विकास को बढ़ाने के लिए जीव घटकों को संशोधित करती है, जिससे किसानों को प्रचुर मात्रा में और लागत प्रभावी फसलों का उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकता है? कृषि जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं इसको। ठीक है। आगे बढ़ते, दो इंपॉर्टेंट है ये। वह कौन सी तकनीक है जिसमें पौधे मिट्टी से प्रदूषकों को हटा सकते हैं और संग्रहित कर सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान को कम किया जा सकता है? तो फाइटोमेडिएशन कहा जाता है इसको। ठीक है। इस तकनीक को कहा जाता है फाइटोमेडिएशन। ठीक है। वह कौन सी पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी तकनीक है जो कीटनाशकों के उपयोग को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाती है? तो हरित नैनो प्रौद्योगिकी। ठीक है, कर दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जो मैगजीन में दिया हो। पर्यावरण अनुकूल और हरित प्रौद्योगिकी क्या है ये? वह कौन सी प्रौद्योगिकी है जो जीवाश्म ईंधन को हतोत्साहित और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करती है? तो हरित प्रौद्योगिकी। ग्रामीण विकास के लिए किस लाभ उठाने से ज्ञान, बाजार और सेवाओं तक पहुंच आसान होती है? सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है। वह कौन सी कुशल सिंचाई तकनीकी है जो सीधे पौधों को जड़ों तक पानी पहुंचाती है, जिससे पानी की बर्बादी कम हो जाती है? तो कौन सी तकनीक है? ड्रिप सिंचाई।
किस तकनीक का उपयोग करके जैविक कचरे का कंपोस्टिंग लैंडफिल से अपशिष्ट डायवर्जन सुनिश्चित किया जाता है? तो एरोबिक कंपोस्टिंग। पुनर्चक्रण प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को। भारत सरकार की वह कौन सी महत्वपूर्ण पहल है जिससे उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकी को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देना है? तो ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान। ठीक है। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण जन के बीच पर्यावरण अनुकूल आदतों और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना है? तो कौन सा है? मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका ये योजना वाला खत्म हो गया। अब इसके बाद हम विज्ञान प्रगति के जो महत्वपूर्ण आपके कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से पॉइंटर हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से संबंधित क्या क्या? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से किस वैधानिक निकाय की स्थापना की है? तो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना की है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो 1968 में किया गया। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो मैक्सिको के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले लेकिन मैक्सिको में काम करने वाले नॉर्मन बोरलॉग को। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम किसे कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1970 में प्रारंभ हुआ। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? शहद और बागवानी उत्पादन से। भारत में पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया? 1963 में। पहले देखिए, भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया? 1963 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा जिसका प्रक्षेपण 1975 में किया गया? तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा अंतरिक्ष यात्री थे जो बाह्य अंतरिक्ष में गए? राकेश शर्मा। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला विश्व का चौथा देश कौन बना? तो विश्व का चौथा देश आपका भारत बना। भारत अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की दुनिया का पहला राष्ट्र कौन बना? तो भारत बना। ठीक है। अब भूकंप संबंधित क्या था लेख? विज्ञान प्रगति में देखते हैं। ठीक है। भूकंप क्या था? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार भूकंप का एक बड़ा कारण क्या है? तो जल का अंधाधुंध दोहन। भूकंप का कारण क्या है? जल का अंधाधुंध दोहन भी भूकंप का एक बड़ा कारण है। ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जल वो ये स्टेटमेंट में दे सकता है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है ये। इंडियन प्लेट का विस्तार कहाँ तक है? हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक। हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक इंडियन प्लेट का विस्तार है। यूरेशियन प्लेट कहाँ अवस्थित है? हिमालय के उत्तर में अवस्थित है। भूकंप की दृष्टि भारत का सर्वाधिक संवेदनशील जोन कौन सा है? तो जोन 5 सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन है। मैक्रोसिस्मिक जोनिंग मैपिंग के अनुसार भूकंप को मापने के लिए भारत को कितने जोन में बांटा गया है? भारत को भूकंप को मापने के लिए 4 जोन में बांटा गया है। गुजरात का भुज क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड एवं समस्त पूर्वोत्तर भारत किस जोन में आते हैं? जोन 5 में आते हैं। भूकंप की तीव्रता मापन कैसे किया जाता है? रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिक्टर पैमाने का प्रत्येक स्केल पिछले स्केल के मुकाबले कितने गुना ज्यादा ताकतवर होता है? तो 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? प्लेटों का टकराना। पूरी पृथ्वी कुल कितने टेक्टोनिक प्लेटों पे स्थित है? तो 12 टेक्टोनिक प्लेटों पे स्थित है पूरी पृथ्वी। ठीक है। उस स्थान को क्या कहते हैं जिसके नीचे प्लेटों में भूगर्भीय हलचल से ऊर्जा निकलती है? तो क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 तारीख को। इसका उद्देश्य क्या था? जैव विविधता और उसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अब डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट देख लेते हैं। वह कौन सा शब्द सिंथेटिक मीडिया को संदर्भित करता है जहां किसी व्यक्ति की सादृश्यता को दूसरे व्यक्ति की सादृश्यता में बदलने के लिए डिजिटल रूप से हेरफेर किया जाता है? तो डिफेक्ट आवाज होता है ना, जैसे मोदी जी का आवाज निकाल के मीम्स बना देना, तो ये डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है। डीफेक मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावशाली तकनीकों से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीप लर्निंग और जेनेटिक एडसेलियर नेटवर्क के मदद से डीफेक्ट बनाया जाता है। डीफेक्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्यतः किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? फिल्म डबिंग, शिक्षा, कला और नवाचार के क्षेत्र में। फिल्म डबिंग, शिक्षा, कला और नवाचार के क्षेत्र में। अब हृदय के संबंधित क्या है? हमारे शरीर में के किस अंग को पंपिंग मशीन भी कहा जाता है? पंपिंग मशीन भी कहा जाता है हृदय को। हृदय के का प्रमुख कार्य क्या है? पूरे रक्त का आपूर्ति करना। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है, पता है।
ठीक है। ऊपर 2 आर्टरी है, नीचे दो वेंट्रिकल। हृदय के शीर्ष दोनों चैम्बर्स को क्या कहा जाता है? तो एट्रिया है, पता ही है सबको। हृदय के निचले हिस्से को वेंट्रिकल। किसकी मदद, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी मदद से ऑक्सीजन और पोषक तत्व पूरे शरीर में जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं? तो किसकी मदद से? रक्त की मदद से। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है? वसा है। कोलेस्ट्रॉल किसके लिए आवश्यक है? हार्मोन्स, विटामिन और भोजन को पचाने के मदद करने के लिए, पदार्थों के लिए, उत्पादन के लिए। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को रक्त में 2 प्रकार के लिपोप्रोटीन द्वारा ले जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल या एचडीएल द्वारा। ठीक है। एलडीएल को किस नाम से जाना जाता है? खराब कोलेस्ट्रॉल के नाम से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ कब हुआ? 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ हुआ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ कब हुआ? 27 सितंबर 2021 को हुआ। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं? 17.33 करोड़ जारी कर जा चुके हैं। 17.33 करोड़ आयुष्मान कार्ड अब तक बन चुके हैं, 17.5 करोड़। आयुष्मान ई कार्ड में बीपीएल परिवारों को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा है? तो 5 लाख रुपए। ठीक है। खाद्य पदार्थों संबंधित क्या था? दूध में पानी की मिलावट के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है। नदी एवं नाले के पानी के मिलावट को जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है दूध में? तो नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है, अगर उसमें नदी या नाले का पानी मिलाया गया तो। यदि दूध में स्टार्च की मिलावट है तो इसमें आयोडीन मिलाना से कौन सा रंग आ जाता है? तो नीला। अगर दूध में किसी ने स्टार्च मिला दिया है, ठीक है, स्टार्च मतलब उसका जो चावल का मड होता है ना, जो जैसे चावल जब बनाते हैं तो बाद में पानी से व्हाइट निकलता है, अगर वो उस तरीके का स्टार्च कुछ मिला दिया जाता है तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, उसमें सोडियम डाल देंगे तो नीला कलर दूध का हो जाएगा। ठीक है। दूध में यूरिया की मिलावट की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल परीक्षण, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल परीक्षण। ठीक है। तो ये तीनों याद करना है, तीनों पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं आपको। ठीक है। भारतीय परिवहन क्षेत्र, भारत का परिवहन क्षेत्र कितने बिलियन लोगों की जरूरत को पूरा करता है? 14 बिलियन लोगों की। अब ये तो आपको दिया, इंपॉर्टेंट ही है। भारत दुनिया में सड़क नेटवर्क के मामले में कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे सड़क नेटवर्क के मामले में है। ठीक है। भारत परिवहन परिदृश्य को बढ़ाने के उद्देश्य से किसका निर्माण किया है? डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर का। भारत में भूमि राजमार्ग नेटवर्क प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व को आधार पर किसके समान है? संयुक्त राज्य अमेरिका के समान है। ठीक है। भारतीय सड़क नेटवर्क में उच्चतम श्रेणियों की सड़क कौन सी है? तो एक्सप्रेस वे उच्चतम श्रेणी की सड़क है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ हुआ था, दिसंबर 2000 को। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम तक सड़क की कनेक्टिविटी प्रदान करना। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? तो वंदे भारत है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि भारत हर वर्ष 2030 तक किन देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बन जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद, ठीक है, तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा भारत। वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार और लाभदायक हवाई सेवाएं प्रदान करना है? तो उड़ान योजना है। ठीक है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2023 किस वर्ष तक बेहतरीन बुनियादी ढांचे के लिए 2.23 जलमार्गों को चालू करने और पड़ोसी देशों के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्थापित करने की योजना है? तो 2023 तक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तक। भारत के समुद्र तट पर कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। तटीय इलाकों में जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का बेहतर कनेक्टिविटी हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो सागरमाला परियोजना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फास्ट फीडर रिएक्टर कार्यक्रम, ये क्या है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा बिजली केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। परमाणु ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया था। ठीक है। भारत में पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो बुद्ध की मुस्कान, हिंदी में बुद्ध की मुस्कान या स्माइलिंग बुद्धा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग करने की क्षमता रखते हैं?
तो थोरियम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थोरियम का उपयोग करते हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में। ठीक है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कलपक्कम आपका कर्नाटक में स्थित है। थोरियम परमाणु ऊर्जा प्रणाली विशेष रूप से थोरियम को किस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की थी? यूरेनियम 235 में। थोरियम परमाणु ऊर्जा प्रणाली विशेष रूप से थोरियम को किस में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त है? तो यूरेनियम 235 में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम के बजाय किसकी उपयोग करता है? तो प्लूटोनियम को। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम के बजाय प्लूटोनियम का प्रयोग करता है। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? वह अन्य नाभिकीय तत्वों की तुलना में बहुत अधिक ब्रीडिंग क्षमता रखता है। हार्ट ब्रीड रिएक्टर में उच्च तापमान और दाब को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लीड बैल का उपयोग किया जाता है। अभी इसमें क्या है? हल्दी किस क्षेत्र का मूल निवासी पौधा है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के मानसूनी जंगलों का। हल्दी मूल निवासी कहाँ का है? दक्षिण पूर्व एशिया के मानसूनी जंगलों का। किसके उपयोग से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी कर सकते हैं? तो जेनेटिक डेटाबेस और जैव मॉनिटरिंग के प्रयोग से। जेनेटिक डेटाबेस और जैव मॉनिटरिंग के प्रयोग से। CSIR की लखनऊ स्थित वनस्पति विज्ञान अनुसंधान केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा कमल की नई प्रजाति का विकास किया गया है। इसका नाम रखा गया है आपका नमो 108। नमो 108 इस प्रजाति का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका रहा विज्ञान प्रगति कुरुक्षेत्र एवं योजना मैगजीन के जो पॉइंटर्स थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनके बारे में हमने 2 वीडियो में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, आपका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसके अंदर हम जो टॉप 100 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के जुलाई मंथ के क्रॉनिकल मैगजीन के, उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लासेस में 50-50 क्वेश्चन करके उसको खत्म करा देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और आप कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो उसको भी लिख देंगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर कोई मित्र पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको हमारे देखिए अगर देख सकते हैं, जहाँ पर प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से, वहाँ से जाकर सारे वीडियोस को, पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। जिसमें हमने जुलाई मंथ के क्रॉनिकल को 15-17 वीडियो में, अभी तक तो 15 वीडियो आपका हो चुका है, 15 वीडियोस के अंदर समाहित किया है। आप अच्छे से देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो 10 से 25 मिनट के मैक्सिमम 30 मिनट का वीडियो है, उससे 15-20 मिनट का ही वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको, स्पीडोमीटर लगा के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें चैनल को। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। हाँ, यहाँ पे हम टेलीग्राम आईडी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये टेलीग्राम आईडी हमारी है, इसी नाम से हमारा आपका वो भी है, क्या नाम है, टेलीग्राम आईडी के अलावा या हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।